टाइम। हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और अब हम लोग सी टेट का जो आया है, सी टेट की जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो जुलाई में होने वाला है, उसी के लिए हम सीडीपी की तैयारी करेंगे। और सीडीपी को लेके बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न आते हैं, उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आएंगे उसी को रिलेट होकर पढ़ाई हम आपकी तैयारी करवाएंगे, जिससे आपको सीडीपी में आपको पूरी तरह सफलता मिले। ठीक, तो इसके लिए आपको हमारे क्लास के साथ पूरा का पूरा बना रहना होगा और जितने भी हमारे क्लासेज हैं वो देखने पड़ेंगे। जो हमारे प्लेलिस्ट में क्लासेज हैं उनको भी देखते रहिएगा। और आपको हर बार भले से क्लास का टॉपिक एक ही क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ आपको नई जानकारी जरूर मिलेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। भले से क्लास का नाम एक ही क्यों ना रखा जाए, लेकिन आपको नई जानकारी जरूर मिलेगी। तो आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। भाई, बाल मनोविज्ञान होता क्या है? बहुत सारे लोगों के बाल विकास से इसकी संज्ञा ले लेते हैं, ये थोड़ा सा गलत है। बाल मनोविज्ञान अलग होता है और बाल विकास अलग होता है। इन दोनों में अपनी अपनी जो क्षमताएं होती हैं, ये अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रदर्शन करते हैं। हम यहाँ सिर्फ बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, न कि बाल विकास की। बहुत सारे लोग उसका कहते हैं ना, पर्यायवाची समझ लेते हैं, बाल मनोविज्ञान को बाल विकास का पर्यायवाची समझ लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाल मनोविज्ञान अलग होता है और बाल विकास अलग होता है। तो हम सिर्फ आज बात जो कर रहे हैं, बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। बाल मनोविज्ञान होता क्या है, ये चीज़ें हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ें जानते होंगे वो ठीक है, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहें, मेरे ज्ञान से करेक्शन करना चाहें और बाल मनोविज्ञान होता क्या है ये चीज़ें जानना चाहें, तो ये क्लास ज़रूर देखिएगा कि बाल मनोविज्ञान होता क्या है। तो ये बाल मनोविज्ञान जब बालक माता के गर्भ में रहता है, जब बालक माता के गर्भ में रहता है, उसी समय उसके बारे में क्या चीज़ें बालक को देनी है, क्या किससे उसका पोषण होगा, कैसे उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें माता के जब गर्भ में रहता है तभी से कार्य होना शुरू हो जाता है। और कहा जाता है कि बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक माना जाता है। बाल मनोविज्ञान, सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि बाल मनोविज्ञान की जो अवस्थाएं होती हैं वो कब से मानी जाती है, तो आप एक लाइन में यही कह सकते हैं। कहीं कहीं आपको दिया रहेगा शैशवावस्था से किशोरावस्था, तो वो उत्तर बिल्कुल गलत होगा। आप कहेंगे कि गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक जो अवस्थाएं आती हैं वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो कुछ लोगों के मन में ये होगा कि जो बालक होता है वो तो माता के गर्भ में होता है, तो होता कैसे है उसको कैसे काउंट करते हैं? क्योंकि जब बालक जब विकास करना शुरू करता है, तो जब भ्रूण की अवस्था में आता है तभी से तो विकास करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए माता के लिए किस तरह का भोजन, किस तरह का आहार दिया जाएगा जिससे वो बालक स्वस्थ और परिपक्व, जिस तरह से मस्तिष्क वाला पैदा हो सके। परिपक्व का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्ञानी, जैसे एक सामान्य बालक पैदा होते हैं वैसा पैदा हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विकार न हो। ये उसकी विकास के, जो माता के गर्भ में रहता तो उसके विकास के बारे में सोचा जाए। जब बालक पैदा हो जाता है उसके बारे से लेके, तब से लेके किशोरावस्था तक उसके विकास की अवस्थाओं के बारे में सोचा जाता है। इसी पे जब कहा जाता है कि बाल मनोविज्ञान बालकों की जानकारी के लिए अति आवश्यक है। अब बाल मनोविज्ञान बना किसके लिए है भाई? तो किसके लिए बना है? बालकों की जानकारी के लिए। बालकों की जानकारी किस तरह की, कि बालक करना क्या चाहता है, किस फील्ड में उसकी रुचि है, क्या वो बेहतर से बेहतर कर सकता है। कुछ लोग इस चीज़ को अन्यथा ले लेते हैं कि पहले से ही मन बना लेते हैं कि मेरा बालक डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसकी रुचि क्या है? इंजीनियर बनने में है। और उस पर दादाजी ने कहा था कि ये डॉक्टर ही बनेगा, माताजी ने कहा था डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन उसकी रुचि इंजीनियर बनने में है, शायद कलाकार बनने में है। वो उसकी रुचियों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो ना डॉक्टर ही बन पाता है और न जो उसकी स्वच्छंद होती है, जो उसकी प्रतिभा होती है, ना उस पर न्याय कर पाता है वो। तो वो जो बनना चाहता है उसके हिसाब से उसको बनने दीजिए। उसके ऊपर जबरदस्ती का कुछ थोपेंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। अगर बाल मनोविज्ञान की आपके पास जानकारी है तो बालक किस दिशा में जाना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, क्या करना चाहता है, इससे आप भली भांति परिचित हो सकते हैं और जो उसकी मनोदशा है उसका आप विकास बहुत तेजी के साथ कर सकते हैं। इसके लिए वो कहता है कि शिक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है बाल मनोविज्ञान। शिक्षकों के लिए
शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? बाल मनोविज्ञान। शिक्षकों के लिए क्यों? क्योंकि तमाम परिवेश से, तमाम क्षेत्र से, तमाम पृष्ठभूमियों से बालक आपके विद्यालय में पढ़ने आते हैं। शिक्षक का क्या काम है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। बालक का क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो यही काम है ना, बालक का सर्वांगीण विकास करना। अब शिक्षक उसका सर्वांगीण विकास करेगा कैसे? क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमियों से बालक आ रहे हैं, अलग अलग मनोदशाएं के साथ बालक आ रहे हैं, तो उसका विकास करने के लिए हमको क्या करना होगा? बाल मनोविज्ञान की जानकारी रखनी पड़ेगी। किसको? शिक्षक को। क्योंकि क्या बालक पढ़ रहा है, किस में उसकी रुचि है, क्या करना चाहता है, किस तरह की उसकी परिस्थितियां हैं, वो सारे तरह का एक्नॉलेज कर सकता है, जिसके लिए उसको बाल मनोविज्ञान की अगर जानकारी विधिवत है तो बालक को क्या बना सकता है शिक्षक? कुछ भी बना सकता है, कुछ भी। यानी जिस तरह की उसकी रुचि होगी उसके पेरेंट्स को बताएगा, उसके पेरेंट्स को बताएगा, उसके पेरेंट्स भी उस तरह की रुचि लेंगे कि सर कह रहे थे, वो एक्नॉलेज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बालक इस तरह से करना चाहता है, समझना चाहता है, वो उसको आगे उस तरह की पृष्ठभूमियों में भेजना चाहेंगे। लेकिन उसके लिए हर्बर्ट स्पेंसर महोदय भी कहते हैं कि अगर बालकों को ठीक बाल मनोविज्ञान की जानकारी न हो तो बालक बिगड़ सकता है। यानी बाल मनोविज्ञान की जानकारी किस लिए है? सही दिशा देने के लिए। बालकों को सही दिशा क्या है? सही दिशा देने के लिए। सही दिशा क्या है भाई? सही दिशा वो होती है कि कहीं वो बुरी लत में न पड़ जाए, किसी दबाव में ना आ जाए, किसी कारण उसका मानसिक विकास ना हो पाए, यही उसकी बुरी लत है। ठीक? क्योंकि वो कहता है कि बाल मनोविज्ञान की जानकारी नहीं रहेगी तो आप बालक को जानेंगे कैसे कि ये बुरी संगत में पड़ गया है? उसके हाव भाव, बिहेवियर से ही तो जानेंगे, उसके व्यवहार से ही तो जानेंगे कि क्या कर रहा है, आगे चल के क्या करना चाहता है, उसके भाव भंगिमा। अगर बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बालक पर ध्यान नहीं रखा जाता है तो वो क्या होगा? उसके बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर शिक्षक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता है तो उसको बिगड़ने से रोक सकता है, क्योंकि वो शिक्षक क्या करेगा? उसको, बालक को सही दिशा देगा। क्या देगा? सही दिशा देगा, और उसको आगे की तरफ, विकास की तरफ बढ़ने में सहायक होगा। अब बात करते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सुने होंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, ये क्या कहते हैं कि विश्व के समस्त नागरिकों को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ये कोटेशन देखिए, कई बार पूछा है कि बाल मनोविज्ञान की जानकारी के लिए समस्त नागरिकों के लिए विधान किसने किया कि समस्त नागरिकों को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए? किसने कहा है? तो आप कहेंगे हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो कहते हैं कि समस्त नागरिकों को जब बाल मनोविज्ञान की जानकारी होगी तो वो अपने बच्चों को, जब स्कूल से बच्चे आएंगे घर पे, तो उनकी देखभाल और क्या करना चाहते हैं, कब खेलने का भी उनको समय होना चाहिए, उनके मनोरंजन का भी समय होना चाहिए, उनके पढ़ने का भी समय होना चाहिए। ये नहीं कि घर पे आए स्कूल से तो बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब भी बालक नहीं पढ़ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, नहीं ज्ञान रख पाएगा। क्योंकि जब नागरिकों को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान रहेगा तो बालक क्या होगा? कब पढ़ना चाहता है, कब खेलना चाहता है, उसके लिए एक शेड्यूल तय हो जाता है, और बालक को उसी में ढाल दिया जाता है कि ये तुम्हारे पढ़ने का टाइम है, ये तुम्हारे खेलने का टाइम है, ये तुम्हारे खाने का टाइम है। एक समय फिक्स कर दिया जाता है, उसमें समय में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। ये नहीं कि कंप्यूटर की तरह, एक मशीन की तरह फिट कर दिया जाए, बस उतने मिनट पर आपका खेल बंद। अरे आगे पीछे थोड़ा सा समय हो सकता है, लेकिन हाँ, वो निरंतरता होनी चाहिए कि बालकों को इससे क्या लगेगा कि ये ज्ञान हमको पूरी तरह से, जो स्वतंत्रता हमको मिलनी चाहिए वो पूरी स्वतंत्रता हमको मिल रही है, हमको जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में हमको जाने भी दिया जा रहा है, तो बालक का वहाँ पे सर्वांगीण विकास बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि समस्त नागरिकों को भी बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। समस्त नागरिकों को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को पूरी तरह समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा बाल मनोविज्ञान के बारे में कौन कौन क्या कहता है।
अगर आप शिक्षक बनने जाते हैं तो सबसे पहले बालक की मनोदशा को आप देखेंगे, बालक क्या करना चाहता है, ये चीज़ें एक्नॉलेज करेंगे कि नहीं। इसीलिए आपको बाल मनोविज्ञान की जानकारी के लिए ये टॉपिक में रखा गया है कि जिससे आप बालक का सर्वांगीण विकास कर सके। ये नहीं कि उस समय बाल मनोविज्ञान बना था तो उसी समय की परिस्थितियों के लागू है, नहीं। आज की भी परिस्थितियों में बालक क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसको बुरी संगत से छुड़ा के अच्छी संगत में कैसे लाया जा सकता है, वो सारा का सारा काम एक शिक्षक के लिए होता है। और शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक, यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन नहीं। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो आपके एग्जाम में, विगत एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो हम कुछ ही प्रश्नों की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको एक साथ थोपा नहीं जाएगा जिससे आपको दिक्कत हो। ठीक, पहला प्रश्न सबसे पहले यही पूछ देगा कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। पहला प्रश्न यही होगा, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, अगर आप जानते हो तो उत्तर दे सकते हैं, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। ठीक, तो यहाँ पर प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर, आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को जानते होंगे, बहुत सारे प्रश्नों को नहीं जानते होंगे। जो जान रहे हैं वो उत्तर दे सकते हैं, जो नहीं जान रहे हैं वो आज जान लेंगे। तो सबसे पहले यही बता रहा हूं कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। जीन पियाजे। जीन पियाजे जी का नाम सुने हैं? जब हम आगे का सिद्धांत और पढ़ते चलेंगे तो इनके बारे में, इनके सिद्धांतों को लेके पूरी तरह डिटेल लेके चलते आगे बढ़ते रहेंगे। तो जीन पियाजे जो हैं बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? बाल मनोविज्ञान के जनक। इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किस पे किया? ये अपने ही बच्चों पे, यहाँ पे प्रयोग मैं लिख दे रहा हूँ, प्रयोग किस पे किया? तो इन्होंने अपने बच्चों पर, इनके कितने बच्चे थे? इनके 3 बच्चे थे। कितने थे? 3 बच्चे। 3 में से 2 लड़कियां, 2 लड़की, 1 लड़का। इनके 3 बच्चे थे, 3 में 2 लड़कियां 1 लड़का। इन्होंने जो प्रयोग किया इस तरह से किया अपने बच्चों पर, और इन्हीं को कहा जाता है बाल मनोविज्ञान के जनक, या बाल मनोविज्ञान के प्रणेता, या बाल मनोविज्ञान के पिता, आप जो कहें, ये इन्हीं को कहा जाता है बाल मनोविज्ञान के जनक। ठीक, दूसरा प्रश्न हमारा ये आता है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कहाँ शुरू हुआ? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कहाँ शुरू हुआ? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? बताइए, अगर जानते हो तो उत्तर बताइए, नहीं जानते हो तो हम बताएंगे ही। किस देश में हुआ था भाई? किस देश में हुआ था? बहुत ही सुंदर देश है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है भाई? पेरिस। ठीक, तो फ्रांस बहुत ही सुंदर देश है। वही इस पे बच्चों पे जो अध्ययन हुआ था बाल मनोविज्ञान का, फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में एफिल टावर का नाम सुने हो? एफिल टावर है कहाँ? तो फ्रांस में ही तो है। ये कह सकते हैं कि एफिल टावर वाला जो देश है फ्रांस, उसी देश में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं बाल मनोविज्ञान का जो प्रयोग हुआ किस प्रकार के बच्चों पे हुआ। तीसरा प्रश्न मेरा यही है, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की शुरुआत किस प्रकार के बच्चों पर हुआ। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बाल मनोविज्ञान का अगर अध्ययन शुरू हुआ तो किस प्रकार के बच्चों पे हुआ? सामान्य बच्चों पे हुआ, मूर्ख बच्चों पे हुआ, अनपढ़ बच्चों पे हुआ,
किस प्रकार के बच्चे वो रहे होंगे कि जिस पे उनका प्रयोग होता है। तो ये भी प्रश्न एक पूछ सकता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप उत्तर बता सकते हैं, मंद बुद्धि। मंद बुद्धि, मंद बुद्धि बालकों पर, मंद बुद्धि बालकों पर जो प्रयोग हुआ बाल मनोविज्ञान का, ये मंद बुद्धि बालकों पर। अब ये प्रयोग किसने किया है, एक प्रश्न ये भी पूछता है कि मंद बुद्धि बालकों पर प्रश्न सर्वप्रथम किसने किया। बाल मनोविज्ञान में मंद बुद्धि बालकों पर प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो बाल मनोविज्ञान में जो मंद बुद्धि बालकों पर सबसे पहला जो प्रयोग होता है वो किसने किया। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मंद बुद्धि पे मान लिया कि मंद बुद्धि पे प्रयोग हुआ, तो किया किसने, शुरुआत किसने की। तो आप कहेंगे बीने महोदय ने। बीने महोदय ने, ये फ्रांस के रहने वाले थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। ये मंद बुद्धि बालकों पर प्रयोग किस तरह से इनका किया इन्होंने, एक घटना है, उस घटना को मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब फ्रांस में देखा जा रहा था कि बहुत सारे बच्चे फेल होते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं पढ़ाई में, तो जब वो फेल होते चले जा रहे हैं तो वहाँ की सरकार ने बीने महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। और वो कमेटी जब नियुक्त की तो उसमें उनको बताया गया कि आप पता करिए कि क्यों बच्चे इतने फेल होते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कमेटी के द्वारा जो सदस्य थे वे थे, उन्होंने मिल के, एक साइमन का नाम सुने होंगे, बीने साइमन का प्रयोग, तो वो साइमन के साथ मिल के क्या करते हैं, बालकों पर प्रयोग करते हैं, देखते हैं क्यों फेल हो रहे हैं। तो उसमें ये चीज़ें बताया गया कि जो फेल हो रहे हैं वो मंद बुद्धि बालक हैं। कैसे पता चला भाई, कैसे पता चला कि जो फेल हो रहे हैं वो मंद बुद्धि बालक है। क्योंकि जो बीने महोदय ने सन 1905 में अपना पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। क्या बनाया, पहला बुद्धि परीक्षण। जब पहले बुद्धि परीक्षण में ये देखा गया कि बच्चों को अटरंडम कहा जाता है ना, अटरंडम किसी बच्चों को ले लिया गया। और जब अटरंडम किसी बच्चों को ले लिया गया तो देखा गया कि इस स्केल पे रख के कि बच्चे थे कौन से। तो जिस बच्चों का इन्होंने सिलेक्शन किया गया वो दुर्भाग्यवश कहिए, किसी कारणवश कहिए, संयोगवश कहिए, वो बच्चे क्या थे, बेचारे मंद बुद्धि ही। जो उन्होंने सिलेक्शन किया था गलती से अटरंडम, वो जो बच्चों का सिलेक्शन किया था जानने के लिए क्यों फेल हो रहे हैं, वो गलती से मंद बुद्धि ही बालक थे। क्योंकि जब बाद में पता लगा, जब उन्होंने इन्होंने जो अपने बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया सन 1908 ईस्वी में साइमन के साथ, संशोधन ये सेकंड संशोधन था, सेकंड, ये फर्स्ट है। जब उन्होंने सेकंड संशोधन किया तो उसमें देखा कि जो बच्चे फेल हो रहे थे, हमने तो सामान्य बच्चों को भी चुना था, हमने प्रतिभाशाली बालकों को भी चुना था, लेकिन वो बस दिखने में प्रतिभाशाली थे, कहने में प्रतिभाशाली थे, लेकिन वो संयोग से उस विद्यालय में गए थे जिसमें सारे प्रकार के बच्चे थे, और संयोग से जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो बच्चे क्या थे, मंद बुद्धि ही थे। इसलिए उन्होंने जब अपनी तीसरी रिपोर्ट, जब तीसरा जो संशोधन होता है 1911 में, उसमें ये रिपोर्ट सौंप चुके होते हैं, और उसमें जब पता चलता है कि जो बच्चे चुने गए थे वो सारे के सारे क्या थे, मंदबुद्धि ही थे। तो इससे पता चलता है कि जिस भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो मंदबुद्धि बच्चे थे। और ये अध्ययन की शुरुआत में पता चला कि मंदबुद्धि बालकों पर, क्योंकि स्टर्न महोदय ने जो IQ टेस्ट आया, स्टर्न महोदय ने कितने सन में दिया था, 1912 ईस्वी में। बाद में यही चल के पता चला कि जब इन्होंने IQ लेके आए कि 90 से नीचे, 90 से ऊपर, 70, 80, 50 के बीच में कौन कौन से बालक आते हैं, उस IQ पे रखा गया। तो ये पता चला कि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो आते थे 40 से 50 IQ के बीच में, 40 से 50
IQ। तो उसमें ये पता चला कि जब 40 से 50 IQ के बीच में आ रहे हैं तो वो बच्चे क्या थे, मंदबुद्धि बालकों पर ही उन्होंने अपना प्रयोग कर डाला। ठीक, ये चीज़ें थी। तो यहाँ तक पूरी तरह आपको समझ में आया, पूरी तरह क्वेश्चन को समझ में आया। अब लास्ट हम प्रश्न आज आपसे करेंगे कि जो पहली पुस्तक लिखी गई, जो पहली पुस्तक लिखी गई क्या नाम है? बाल मनोविज्ञान की जो पुस्तक पहली लिखी गई उसका क्या नाम है? बाल मनोविज्ञान की पहली पुस्तक का नाम, बाल मनोविज्ञान की पहली पुस्तक का क्या नाम है? आप बता सकते हैं? थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, ये पहली पुस्तक का नाम है। थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, जो बाल मनोविज्ञान की पहली पुस्तक आई उसका नाम है थॉट। थॉट को मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे रहा हूँ जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। इस पुस्तक को लिखा किसने? इस पुस्तक को अगर प्रश्न पूछ दे कि आप पहली पुस्तक का नाम जान गए जो बाल मनोविज्ञान के लिए लिखी गई थी, तो इस पहली पुस्तक का नाम क्या है, मतलब लिखने वाले हैं कौन? ये पेरिस के रहने वाले हैं, यानी फ्रांस के रहने वाले हैं, पिकार्ट। इनका नाम क्या था? पिकार्ट महोदय। पिकार्ट महोदय जो हैं ये क्या करते हैं? बाल मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। ये पहली पुस्तक लिखते हैं और इन पुस्तकों के माध्यम से बताते हैं कि बाल मनोविज्ञान को हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, बच्चों के बारे में कैसे अच्छे से जानकारी रख सकते हैं, उनका भविष्य हम कैसे तय कर सकते हैं। कभी भी कोई भी ज़बरदस्ती का ज्ञान हम उस पर नहीं थोपेंगे। जो बालक नेचुरली बनना चाहता है, जिसमें उसका सर्वांगीण विकास हो सके, हम उसकी बात करते हैं। इस किताब में बहुत सारी जानकारी दी गई है कि एक बालक का जो बालक के बारे में, उसको आगे बढ़ने में, उसके विकास के बारे में कैसे कैसे कार्य किए जा सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी इस पुस्तक में लगभग दी गई है। क्योंकि कोई भी पुस्तक अपने आप में संपूर्ण नहीं होती है, इसीलिए मैं इसको लगभग कह रहा हूं। तो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें बाल मनोविज्ञान आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा वो एक बार जरूर कमेंट कर देगा। जिसको ये चीज़ें न समझ में आई होगी एक बार कमेंट कर देगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। और जितने लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे सीटेट में जुलाई में जो होने वाला है उसमें लोग अधिक से अधिक लोग पास हो सके। देखने में तो 16 लाख लोग फॉर्म भरे, पास होने वाले में आ गए 4 लाख लोगों के पास। तो बाकी लोग क्यों फेल हो जा रहे हैं भाई? हम एक भी बच्चे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अधिक से अधिक जानकारी लीजिए। और हमारी क्लासेज आज से स्टार्ट हो गई हैं। जितने लोगों को अधिक से अधिक हमारे सीटेट से जानकारी चाहिए, हमारे चैनल में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि ये जानकारी कैसे होगी। उसके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और भी कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, CDP के सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और सीटेट की क्लासेज हमारी अब समय से प्रारंभ हो गई है। धन्यवाद।